हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेरिवेटिव ट्रेडिंग। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमारा पिछला हफ्ता कैसा गया और आने वाला हफ्ता कैसा होगा, मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा, आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो कल की बात करते हैं। कल हमने सबसे पहला जो कॉल दिया था मॉर्निंग में, वो 23,750 का पुट दिया था 180 रुपीज़ पर। और वहाँ पर हमारा सबसे पहले एसएल हिट हो गया। इसने मार्केट ने जो हाई बनाया वो बनाया था अराउंड, ये 23,750 का ही है। ठीक है। इस कैंडल पे हमने ट्रेड लेने की कोशिश की थी, जहाँ पे मार्केट ने जो इसका हाई बनाया था वो बनाया था 182, और उसके बाद में मार्केट नीचे चलाया 127 पे। हमने जो अपना एसएल दिया था वो 150 का दिया था। तो हमारा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से हमारा एसएल हिट हो गया, और उसके बाद में दूसरा कॉल मैंने वापस से 23,700 का ही दिया था। ठीक है, ये देखिए 125 से 130 पर। ठीक है। यहाँ पर हमारा जो टारगेट एसएल था वो 100 रुपये था, टारगेट 150 से 160 रुपये था। ये कॉल मैंने 10 बजे के आसपास में दिया था, आप लोग देख सकते हैं। 10 बजे के बाद में मार्केट ने, ये लास्ट कैंडल है 10 बज के 50 मिनट की, मार्केट ने 126 का लो बनाया था। हमने 125 130 पे कॉल दिया था। ठीक है। और यहाँ से मार्केट ने, जैसे ही मार्केट ने मूवमेंट दिया, तो इसमें हाई बनाया है मार्केट ने 220 का, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे मूव कैप्चर किया। और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आप लोगों को कि कैसे मार्केट जो है यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है 23,800 से लेके, मतलब पुल बैक कैसे कर सकता है और कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। तो हमारा जो टारगेट था वो 23,830 से लेके 24,000 तक का था, कि यहाँ से मार्केट कहीं से भी रेजिस्टेंस ले सकता है। तो हम यहाँ पर, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो देखिए ये एक सबसे बड़ा गैप था जो मार्केट ने फिल कर दिया परसों के दिन। ठीक है, फ्राइडे के दिन ये एक गैप था जो मार्केट ने फिल किया, और इसके बाद में मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो यहाँ पे मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा था, जो कि वीकनेस दिख रहा था। ठीक है, मार्केट में। और ये वीकनेस के चलते ही हम पुट साइड में ही ट्रेड लेकर बैठे हुए थे। हमें इतना अंदाजा था कि मार्केट कॉल साइड में जाएगा नहीं। दूसरा, अगर आप कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम देखेंगे, एट द मनी के प्रीमियम देखेंगे, तो कॉल का प्रीमियम हाई था एज कंपेयर टू पुट के प्रीमियम। ठीक है, तो प्राइस बिहेवियर प्लस चार्ट, ये दोनों चीजें हमें क्या दिखा रही थी, मार्केट नीचे जाना चाहिए। तो उस वजह से हम क्या कर रहे थे, मार्केट में नीचे की तरफ का ही रखा था। अगर मुझे कॉल साइड में 230 के ऊपर 23,750 का जो ट्रेड था, स्ट्राइक थी 23,750 की कॉल्स की, आप 23,750 की कॉल की स्ट्राइक देखिए। अगर ये 230 के ऊपर सस्टेन हो जाती, ठीक है, जबकि हुई नहीं है, अगर ये हो जाती तो क्या होता, तो मार्केट ये गैप फिल करता 310 तक का, है ना। तो हम कॉल में जाते, और मार्केट यहाँ से क्या करता, ये गैप फिल करने के लिए जाता। तो पहला टारगेट हमारा 23,880 और दूसरा टारगेट 23,930 था। ठीक है। बट मार्केट यहाँ, ये एक गैप था जो कि गैप फिल नहीं कर पाया मार्केट ने, और वो यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे चला गया। ठीक है। चलिए, दूसरा, पिछले हफ्ते की हम बात करें तो पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छा रहा हमारा, 4 से 5 एसएल हिट हुए। ठीक है, टोटल 15 ट्रेड्स में, और मतलब वही हम 70% का ही एक्यूरेसी हम लगा के चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये दो ट्रेड हमारा जहाँ पे एसएल हिट हुए थे, उसके बाद ये एक ट्रेड है जहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ था। ठीक है। दूसरा एक ये ट्रेड है जहाँ पे एसएल हिट हुआ था। बट हम कोशिश करते हैं, मैं हमेशा से, आप लोगों ने मेरे ट्रेड्स देखे होंगे, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 2,000 रुपये का ही एसएल रखते हैं, चाहे वो निफ्टी हो या सेंसेक्स हो। 2,000 से ज़्यादा का एसएल हम अफोर्ड नहीं करते हैं। ठीक है। और हम सिर्फ एक लॉट पर काम करते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मेरा खुद का स्ट्रैटेजी है जो मैं पिछले 12 साल से फॉलो कर रहा हूँ। और आज अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो इस, मतलब एक एक स्ट्रैटेजी पे मैंने फोकस किया है, अपने सेटअप पे मैंने फोकस किया है। काफ़ी बार मैं हारा भी हूँ, मतलब मैं नुकसान भी हुआ है मुझे, काफ़ी बार मेरा मोटिवेशन भी डाउन हुआ है, लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं उसको। और आज मैं, मतलब पिछले 2 साल 3 साल से मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ इसमें। काफ़ी अच्छे का मतलब है कि महीने का मेरा जो टारगेट होता है वो 40 से 50 हज़ार रुपये कमाना होता है, उससे ज़्यादा की मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता हूँ। ठीक है, एक लॉट पे सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स। उसके अलावा मैं क्रूड में भी करता हूँ, उसका मेरा अलग प्रॉफिट होता है, और बाकी सब चीज़ों का अलग, मतलब जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें स्टॉक ऑप्शंस में काफ़ी अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं हमें। तो स्टॉक ऑप्शंस में भी हम कर लेते हैं, अभी हमने एबीबी में काफ़ी अच्छा पकड़ा था। तो उन सब की बात अलग है। ठीक है। चलिए, अगर ये जो स्ट्रैटेजीज है इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट में मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा अगर आप इस स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हैं कि हम इस पे कैसे काम करते हैं और किस तरह से हम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मैसेज करिएगा, मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, आप जानते हैं अब अगला हफ्ता हमारा कैसा होगा।
सबसे पहले तो डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। डे टाइम फ्रेम पे देखिए, डे टाइम फ्रेम पे हमें ये दो टॉप दिख रहे हैं। मार्केट ने क्या किया है, ये दो टॉप को के नीचे ही मार्केट सस्टेन कर रहा है। ये हमारी नेकलाइन हो जाती है अगर हम इसको एम पैटर्न मानेंगे तो। ठीक है, मार्केट ने ये नेकलाइन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, अब मार्केट नीचे जाना चाहिए। तो ये तो सबसे पहला हो गया हमारा कि चार्ट जो हमें दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है कि हम नेगेटिव है, डाउन साइड में जाएंगे। ठीक है, अब चार्ट ने हमें कंफर्मेशन तो दे दी है डाउन साइड में जाने की। ठीक है, अब ये डे टाइम फ्रेम पे है तो हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी मैं निकालूंगा। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल, गोल्ड, इन सब के दाम क्यों बढ़ रहे हैं इंडिया में, और उससे इम्पैक्ट मार्केट पे क्यों हो रहा है। क्योंकि मार्केट जो डाउन साइड में जा रहा है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे पहले तो एक फ्यूल प्राइस हाइक हो रही है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, वो भी एक इम्पैक्ट करता है मार्केट में। ठीक है, तीसरा क्या हो रहा है, इन सब के प्राइस बढ़ रहे हैं और करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, करेंसी गिर रही है नीचे अपनी। आईएनआर जो है, आईएनआर की वैल्यू खत्म होती जा रही है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। काफी लोगों ने मुझसे पूछा था सर इसका शेयर मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आती है, ये जो कंसेप्ट है इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी। अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी तो काफ़ी लोगों को ये बात पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या होती है, मान के चलिए आप पैसा लगाते हैं कहीं पे। ठीक है, तो आपको लगता है कोई बैंक आपको 6% इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, कोई बैंक आपको 7% इंटरेस्ट दे रही है। अगर आप गोल्ड में लगाएंगे तो आपको 10% के आसपास में या 15% के आसपास में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो क्या रहा है अभी, सबको अपने पैसे पर अच्छे रिटर्न चाहिए। ठीक है, आप चाहे जहाँ पैसा लगा दो, रिटर्न सबको चाहिए होता है। तो हम पैसा वहीं लगाएंगे जहाँ हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। इंडिया में बॉन्ड यील्ड 5 साढ़े 5% इंटरेस्ट दे रहा है, जो कि यूएस में भी सेम ही दे रहा है। ठीक है, तो लोग एफआईआईज जो है वो पैसा सिर्फ इंडिया में ही क्यों लगाएंगे, बॉन्ड यील्ड भी वैसा मिल रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ये चल रहा है कि इक्विटी में लास्ट 3 साल से रिटर्न नहीं मिल रहा है। दूसरा बॉन्ड यील्ड में भी नहीं मिल रहा है। और गोल्ड, गोल्ड में रिटर्न अच्छा मिल रहा है बट करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से वो प्रॉफिट भी खाया जा रहा है। तो हो क्या रहा है, एफआईआईज पिछले 3 साल से पैसा इसीलिए निकाल रहे हैं यहाँ से, और ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, जो फॉरेक्स रिजर्व, मान के चलिए अगर 40, मान लीजिए 40 बिलियन या 40 ट्रिलियन जो भी पैसा आता है, फॉरेक्स रिजर्व जो हो रहा है, जो एफआईआईज पैसे खरीदते थे तो वो पैसा फॉरेक्स रिजर्व में जमा होता था। ठीक है, आज की डेट में क्या हो रहा है, वही पैसा फॉरेक्स रिजर्व में जमा नहीं हो रहा है पिछले 3 साल से, जो एफआईआईज सेल करते जा रहे हैं उसके वजह से। ठीक है, दूसरा गोल्ड जो है हम बाहर से खरीदते हैं, ये इंपोर्ट, हम फ्यूल भी इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं। फ्यूल इंपोर्ट करेंगे, गोल्ड इंपोर्ट करेंगे, इसमें हमें नुकसान कैसे हो रहा है, पिछले साल गोल्ड लाख रुपए के आसपास में था, 1,10,000, 1 लाख रुपए के आसपास में था। मान के चलिए अगर आप 1 किलो सोना खरीदते हैं, वो 1 लाख रुपए का पिछले साल आपने लिया, आज वही सोना आप 1,65,000 में लेंगे। यानी कि क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है, आपका पैसा ज़्यादा जा रहा है। तो इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है, तो फॉरेक्स रिजर्व क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आईएनआर जो है ये डिप्रिशिएट होता जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, अब इसमें सरकार के पास दो ही ऑप्शन है, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो जितने भी लोगों के होम लोन्स चल रहे हैं उनका ईएमआई बढ़ जाएगी, सरकार के वोटर्स को इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि भाई इसके प्राइस बढ़ा दें, और वही कर रही है सरकार, फ्यूल्स के प्राइस बढ़ा रही है, गोल्ड को इंपोर्ट कम कर रही है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने गोल्ड और फ्यूल ये सब कम यूज करने के लिए कहा था। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी जियो पॉलिटिकल न्यूज़ की। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चल रही है, यूएस और चाइना की जो मीट चल रही थी उसमें अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं आई है। बैड न्यूज़ की तो बात ही अलग है। अब इसमें न्यूज़ हम क्यों गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, चाइना ईरान का बहुत अच्छा दोस्त है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है, डील्स भी बहुत अच्छी होती हैं ट्रेड्स की।
तो कहीं ना कहीं चाइना यूएस पे प्रेशर करता है कि इस वॉर को खत्म करने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए। ठीक है। बट वहां पर ऐसी कोई न्यूज आई नहीं है। तो न्यूज भी हमारा जियो पॉलिटिकल जो न्यूज है वो भी नेगेटिव दिख रहा है, प्लस चार्ट है वो भी नेगेटिव दिख रहा है। अब मैंने आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी इसलिए बताई ताकि आप समझ सके कि इंडिया की सिचुएशन क्या है। ठीक है। तो वहां पे भी न्यूज़ मतलब कुछ अच्छी चल नहीं रही है। अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें तो बात अलग है, उससे भी मार्केट नीचे ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि लोगों का एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ईएमआईज बढ़ जाएंगी, है ना? तो उससे भी ये दिक्कत आएगी। तो ये एक मतलब मसले में सरकार फंसी हुई है, और यहाँ पे सारी चीज़ें न्यूज़ मुझे नेगेटिव दिख रही हैं, जिसकी वजह से ये हो सकता है। हाँ, ये है, अभी हम उसके बारे में भी बात करते हैं आगे चल के। ये मार्केट ने 2 टॉप बनाया था, ये एम पैटर्न बनाया है। अभी ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे, सेम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मुझे दिख रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ। सी नेगेटिव क्यों दिख रहा है? मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने पिछला लो ब्रेक किया है। ठीक है। अगर ये पिछला लो ब्रेक होता है और मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है, सॉरी, ठीक है, सस्टेन करता है, तो मार्केट सबसे पहले कहाँ जाएगा? पिछले लो पे। इसके पिछले का लो कौन सा है? एक ये लो है। ठीक है। उसके बाद कौन सा लो है? एक ये लो है। ध्यान से देखिएगा। अगर कोई न्यूज आती है तो इसी दौरान आनी चाहिए, ताकि मार्केट ने जैसे यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्स चला जाए अगले हफ्ते के लिए। ठीक है। अगर कोई न्यूज आएगी, मान के चलिए चाइना ने प्रेशर किया यूएस पे, यूएस ने बोल दिया कि चलो ठीक है, हम आ, आ, बंद करते हैं वॉर। ठीक है, ईरान तो वैसे भी तैयार है एग्री होने के लिए, है ना? तो अगर ऐसा कुछ आता है तो यहाँ तक या यहाँ तक आने चाहिए, वरना क्या होगा? मार्केट यहाँ से गिरेगा नीचे यहाँ पे, और यहाँ से गिरेगा ना, क्योंकि मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया है। ये जो 2 टॉप बनाए थे, एक ये और एक ये, मार्केट ने इसको रीटेस्ट कर लिया है। अब क्या हो सकता है? अब मार्केट डाउन साइड में जाना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं चार्ट पे, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दी मल्टीपल एनालिसिस, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको करना ज़रूरी है। ठीक है। जब तक आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करते हैं, तब तक आप क्लियर नहीं हो सकते हैं मार्केट में कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम डे से लेके 1 आवर, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स, इस सब चीज़ों का एनालाइज करते हैं, ताकि हमें समझ आ सके कि मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट कर सकता है। अब देखिए, पिछला जो था, पिछले पिछला अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, जहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट में एक पुल बैक आएगा, और वो पुल बैक आया 23,800 से लेके 23,840 तक का। ठीक है। अब क्या है, ये जो गैप है मार्केट ने ये फिल कर दिया है। अब इसके बाद मार्केट के पास एक ऑप्शन है कि मार्केट यहाँ से ये गैप फिल करे और इसके ऊपर चला जाए 24,000 पे। ठीक है। अगर कोई गुड न्यूज़ आती है तो मार्केट मान के चलिए गैप अप ओपन होता है। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, मार्केट यहाँ से पिछला हाई ब्रेक करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ही मार्केट ने 24,000, 23,930 के ऊपर सस्टेन किया, हमारा टारगेट पहला होगा 24,000, दूसरा होगा 24,100। ठीक है। अगर मान के चलिए कोई भी रीजन की वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के केस में हम इसके नीचे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। कहाँ के नीचे? 23,650 के नीचे। अगर 23,650 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, तो ये एक गैप है जो मार्केट को फिल करना होगा। उसके बाद हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा। यानी कि मार्केट 23,530 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पहला टारगेट हमारा होगा 23,350 का, ये वाला टारगेट। अगर मान के चलिए कल मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 23,600 पे या 23,530 पे, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है, चाहे 600 से या फिर 660 से। यहाँ से मार्केट रिवर्सल का हम वेट करेंगे, जैसे हमने पिछली बार किया था। कल भी हम रिवर्सल का वेट कर रहे थे ऊपर से, है ना? जैसे ही मार्केट ने ऊपर से रिवर्सल किया, काफ़ी अच्छा मिल गया मूवमेंट, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मार्केट बाय एनी चांस यहाँ से गैप, यहाँ पर या यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से या यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने का वेट करेंगे। तो हम एक छोटा सा कॉल में ट्रेड लेंगे,
और उसके बाद में हम इंतज़ार करेंगे मार्केट 660 या फिर 700 से रिवर्स ले। यहाँ से अगर हमें कोई रिवर्सल का साइन मिलता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो कल के दिन का लो होगा और दूसरा टारगेट होगा वो 23,530 का। अगर मान के चलिए मार्केट यहाँ से 150-200 पॉइंट नेगेटिव खुलता है, गैप डाउन में खुलता है, ठीक है, कोई न्यूज़ नहीं आती है, गुड न्यूज़, यहाँ से फिर हम वही करेंगे, रिवर्सल का वेट करेंगे यहाँ से या यहाँ से, और फिर यहाँ से हम पुल बैक देखेंगे और 23,350 का टारगेट रखेंगे। ठीक है, गैप अप पॉसिबल कम है, जहाँ तक मुझे लगता है गैप डाउन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, और तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे मार्केट में। ये एक था वो खत्म हो गया, ये एक था, हाँ राइट। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट के थोड़ा सा पुल बैक करने के लिए 600 वहाँ से हमें देगा। आइए हम ओ आई डेटा भी देख लेते हैं, ओ आई डेटा क्या दिखा रहा है। वो आई डेटा भी आपको ये निगेटिव दिखा रहा है 23,800 पर, और 23,900 पर काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग है। 23,700 पे देखिए, पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों मिला के कितने लोग बैठे हैं, 50-50 लाख लोग बैठे हैं। ठीक है, तो मार्केट अगर गलती से भी यहाँ से 23,600 के आसपास में खुलता है तो पुट राइटर्स के एसएल हिट होंगे और ये इम्पैक्ट करेगा 23,600 पे, और मार्केट को 23,500 तक लेके जाएगा। वही हमने भी यहाँ पे डिस्कस किया है कि मार्केट 23,530 के नीचे सस्टेन करता है तो हमारा जो सिंपल सा टारगेट है वो 23,350 का होगा। ठीक है, तो आने वाले हफ्तों में अगर आपको दिखे कि मार्केट 23,500 ब्रेक कर रहा है तो आराम से वहाँ पे आप एसएल लगाइएगा और 350 का टारगेट रखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते के अगले मतलब कल के वीडियो में, जहाँ पे हम फिर डिस्कस करेंगे मार्केट कैसा था और कैसा रहेगा अगले दिन के लिए, मंगलवार के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो लाइक मतलब अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन ओपन हो सकता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।